फ्रेंड्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित पिछले वीडियो में हमने ये जाना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र किसे कहा जाता है और व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है, किस प्रकार से उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व में व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किया जाता है। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का क्या महत्व है, या हम कह सकते हैं कि इसका क्या उपयोग है, या हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र की अध्ययन की आवश्यकता क्या है। सामान्य रूप से जो प्रश्न आता है, यदि वह ऐसे टाइप क्वेश्चन है, निबंधात्मक प्रश्न है, तो उसमें यह पूछ लिया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसके क्षेत्र व उपयोग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या इसके क्षेत्र व सीमाओं को बताइए। तो सीमाओं का अध्ययन हम अगले चैप्टर में करेंगे, अगले वीडियो में करेंगे। यहां हम ये देखेंगे कि यदि आपसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के उपयोग के बारे में बात की जाती है, या महत्व के बारे में पूछा जाता है, या उसकी आवश्यकता के बारे में पूछा जाता है, कोई भी चीज पूछी जाती है, आंसर वही लिखना है। सामान्य रूप से क्या होता है कि एक फर्म है या एक उद्योग विभिन्न जो आर्थिक समस्याएं हैं उसका निर्णय करती है। एक फर्म को यह निर्णय करना पड़ता है कि क्या उत्पादन करें और कैसे करें। क्या उत्पादन करें, उसको रोटी बनानी है, एक बंदूक बनानी है, कि क्या बनाना है, मार्केट में क्या बेचना है और कैसे बनाना है, श्रम प्रधान विधि से बनाना है या पूंजी प्रधान विधि से बनाना है। दूसरी उसकी प्रमुख समस्या यह होती है कि उत्पादन का संगठन किस प्रकार से किया जाए, कितनी भूमि ली जाए, कितनी पूंजी ली जाए, कितना श्रम लिया जाए, कितना प्रबंधक को वेतन दिया जाए, किस प्रकार से ये सारे के सारा उत्पादन का संगठन होता है। और तीसरी उसकी समस्या ये होती है कि वितरण कैसे हो, जितना भी उत्पादन हुआ है उसमें से मजदूरी कितनी दी जाए, कितना भूमि को लगान दिया जाए, कितना प्रबंधक को वेतन दिया जाए, कितना साहसी लाभ के रूप में रखता है, कितना पूंजी को ब्याज दिया जाए। ये बहुत सारी ऐसे निर्णय होते हैं जो कि व्यष्टि अर्थशास्त्र पर ही लिए जा सकते हैं। इस कारण से हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र वर्तमान में बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये वैचारिक जो अर्थशास्त्र का जो वैचारिक क्षेत्र है उसका व्यष्टि अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। एक व्यक्ति जब तक व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन नहीं करता, उसको अर्थशास्त्र की बारीकियां जो है वो पता नहीं होती है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके महत्व या उपयोगिता या इसकी आवश्यकता को हम मुख्य रूप से 7-8 पॉइंट में बांट सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है। पहली हम बात करते हैं कि आर्थिक समस्या के समग्र अध्ययन में व्यष्टि अर्थशास्त्र सहायक है। जो भी आर्थिक समस्या होती है, चाहे वह बचत से संबंधित समस्या है, निवेश से संबंधित समस्या है, या वो सारी की सारी जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्या होती है, वह व्यक्तिगत समस्या से मिलकर ही बनती है। जितने भी व्यक्ति बचत करते हैं उन सबको जोड़कर पूरी देश की कुल बचत होती है। जितने भी देश के लोगों की आय है उन सबकी आय को जोड़कर देश की राष्ट्रीय आय बनती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम आर्थिक समस्या का समग्र अध्ययन करना चाहते हैं तो उसके लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। समग्र समस्याएं हैं, जैसे बेरोजगारी की समस्या है, गरीबी की समस्या है, इनका आपको अध्ययन करना है। तो आपको व्यक्तिगत स्तर पर देखना होगा कि एक व्यक्ति गरीब क्यों है, क्या कारण है, कितना रोजगार उसको मिल रहा है, किस रेट पर मिल रहा है, कितने लोगों को रोजगार प्रचलित मजदूरी दर पर नहीं मिल रहा है। तो जो भी आर्थिक समस्या का समग्र अध्ययन करना है, उस समग्र अध्ययन करने के लिए पहले आपको व्यक्तिगत अध्ययन बहुत ही आवश्यक है। गार्डनर एकले जो हुए हैं या प्रोफेसर समिल्सन ने कहा है कि एक बड़ा चित्र जो बनता है वो छोटे छोटे पार्ट से ही बनता है। एक व्यक्ति एक बड़ी पेंटिंग बना रहा है तो वो पेंटिंग एक साथ नहीं बनाता है। पहले हो सकता है वो उसमें पैर बनावे, हाथ बनावे, धड़ बनावे, उसके बाद चेहरा बनावे, बाल बनावे चेहरे पर, फिर आंख बनावे, नाक कान बनावे। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी संपूर्ण होता है वो व्यष्टि जो संपूर्ण समग्र जो होता है वो सूक्ष्म वर्ग पर ही निर्भर करता है। तो जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए व्यष्टि अर्थशास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी भी, चाहे आप पूरे राष्ट्र की कोई समस्या है, बेरोजगारी की है, गरीबी की है, अल्प निवेश की समस्या है, पूंजी निर्माण की धीमी गति की समस्या है, आर्थिक विकास की गति धीमी है उसकी समस्या है, ये सारी समस्याओं का समाधान व्यष्टि अर्थशास्त्र से ही संभव है, क्योंकि जो भी समग्र बनता है वो व्यष्टि से ही होता है। दूसरी हम बात करेंगे कि व्यक्तिगत सेवा में जो निर्णय सुविधा है या अंतर व्यक्तिक संबंधों का अध्ययन है वह भी व्यष्टि अर्थशास्त्र से ही संबंधित होता है। क्योंकि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत कोई विशिष्ट परिवार है, कोई विशिष्ट फर्म है, उद्योग है, अपने अपने क्षेत्र में जो भी निर्णय लेते हैं वो व्यक्तिगत व्यष्टि अर्थशास्त्र पर ही ले सकते हैं। एक फर्म चाहती है कि मैं अपना लाभ को अधिकतम करूं और अपनी लागत को न्यूनतम करूं। यदि किसी समय उसको हानि हो रही है तो उस हानि को वह न्यूनतम करना चाहती है। तो वर्तमान में फर्में
अपना कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करती है, लागत लाभ का निर्धारण करती है, रेखीय प्रोग्रामिंग का प्रयोग करती है। ये सारे के सारे जो सांख्यिकीय विधियां हैं जिसके माध्यम से एक फर्म अपने लाभ को अधिकतम करती है, ये सारा व्यष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर है। तो हम कह सकते हैं कि जो निर्णय सुविधा है, कोई भी फर्म अपने बारे में निर्णय ले रही है, ये निर्णय सुविधा व्यष्टि अर्थशास्त्र की वजह से ही संभव है। जैसे एक फर्म है, एक व्यक्ति है, मान लीजिए वो किसी चीज का उत्पादन करता है, उत्पादन करके बाजार में बेचना चाहता है, तो उसको निर्णय लेना पड़ेगा कि मैं कितनी रेट पर इसको बेचूं। तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र पर ही संभव है। अंतर्व्यक्तिक संबंध जो होते हैं, एक फर्म में उत्पादन के कई साधन होते हैं, भूमि का प्रयोग किया जाता है, पूंजी का प्रयोग किया जाता है, श्रम का प्रयोग किया जाता है, प्रबंध का प्रयोग किया जाता है, साहसी उसमें होता है। तो इनमें अंतर्व्यक्तिक संबंध किस प्रकार से हो, कितनी भूमि का प्रयोग किया जाए, कितना मजदूर लिए जाए, कितने ट्रेंड लिए जाए, कितने अनट्रेंड लिए जाए, कितने सेमी ट्रेंड लिए जाए, ये सारे के सारे व्यक्तिगत सेवा के संदर्भ में जो निर्णय होते हैं वे व्यष्टि अर्थशास्त्र पर ही होते हैं। इसके अलावा किसी भी वस्तु या साधन की कीमत का निर्धारण करना होता है तो भी व्यष्टि अर्थशास्त्र पर भी डिपेंड करता है। जैसे बाजार में एप्पल बिकने आ रही है, तो एप्पल किस रेट में बिकेगी ये मांग और पूर्ति से डिसाइड होता है। बाजार में श्रमिक आया है, उस श्रमिक को क्या मजदूरी दर दी जाएगी, यह भी श्रमिकों की मांग और पूर्ति से डिसाइड होता है। तो कहने का मतलब है कि उत्पादन के साधनों चाहे वस्तु की कीमत का निर्धारण हो, यह है व्यष्टि अर्थशास्त्र से ही संभव होता है। बाजार में कोई भी वस्तु किस रेट पर बिकेगी, ये वस्तु विशेष की बात कर रहे हैं तो वह व्यष्टि अर्थशास्त्र का विषय होता है, क्योंकि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत परिवार का, विशिष्ट व्यक्ति का, विशिष्ट परिवार का, विशिष्ट फर्म का या विशिष्ट उद्योग का या विशिष्ट वस्तु या विशिष्ट सेवा का अध्ययन हम इसमें करते हैं। तो अगर कोई वस्तु का कीमत का निर्धारण करना है, सपोज करिए उदयपुर संभाग है, उदयपुर संभाग में मान लीजिए सीताफल बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्ट होता है, तो उसकी कीमत का निर्धारण करना है कि सीताफल बाजार में किस रेट पर बिकेगा। तो सामान्य रूप से उसका निर्धारण करने के लिए उनकी मांग और पूर्ति को देखा जाता है। यदि सीताफल बाजार में बिकने कम आता है और खरीदने वाले ज्यादा होते हैं तो सीताफल की कीमत बढ़ जाती है। किसी समय सीताफल बिकने ज्यादा आ जाता है और उसकी मांग उतनी नहीं होती है तो सीताफल की रेट गिर जाती है। यही कारण है कि जब सीताफल मार्केट में नया नया आता है तो 150 से 200 रुपए किलो तक भी मिलता है, और जब पीक सीजन होता है तो सीताफल आपको 30 से 40 रुपए किलो भी मिल जाता है। तो ये सब वस्तु की कीमत हो चाहे साधन की कीमत हो, इसका निर्धारण भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से करते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये भी व्यष्टि अर्थशास्त्र की एक महत्व है कि वस्तु और साधन की कीमत का निर्धारण भी इसमें होता है। इसके अलावा व्यष्टि विश्लेषण समष्टि विश्लेषण का पूरक है, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र से ही समष्टि बनता है और समष्टि से ही व्यष्टि बनता है। एग्जाम्पल के लिए हमें राष्ट्रीय आय का निर्धारण करना है, तो राष्ट्रीय आय के लिए सभी व्यक्तियों की आय को जोड़ा जाता है। तो व्यक्तिगत सभी लोगों की व्यक्तिगत आय को जोड़कर राष्ट्रीय आय बनती है, सभी लोगों की व्यक्तिगत बचत को जोड़कर राष्ट्रीय बचत बनती है, सभी व्यक्तियों के व्यक्तिगत निवेश को जोड़कर राष्ट्रीय निवेश बनता है। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यष्टि विश्लेषण समष्टि अर्थशास्त्र है, वो व्यष्टि का ही जोड़ है। जितना भी व्यष्टि अर्थशास्त्र की इकाइयां हैं, यानी सारे व्यक्तियों की आय को जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय आय बन जाएगी, सारी फर्मों के उत्पादन को जोड़ेंगे तो उद्योग का उत्पादन हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि व्यष्टि विश्लेषण जो भी है वो समष्टि का पूरक है, समष्टि से व्यष्टि डिपेंड करती है, व्यष्टि पे समष्टि डिपेंड करती है। इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे। इसके अलावा यह वस्तु और सेवाओं के प्रभाव को भी बताता है कि किस प्रकार से उत्पादन के साधन व्यवसायिक क्षेत्र में जाते हैं। हम प्रतिदिन अपना श्रम बेचने व्यवसायिक क्षेत्र में जाते हैं, अपना पैसा उधार देते हैं। तो देखिए वस्तु सेवा का प्रभाव होता है व्यवसायिक क्षेत्र की ओर। देखिए आय का चक्राकार प्रभाव में आपने पढ़ा होगा कि हम लोग अपना श्रम व्यवसायिक क्षेत्र को देते हैं, बदले में मजदूरी मिलती है। कोई प्रबंधक के रूप में सेवाएं देता है, बदले में उसको वेतन मिलता है। कोई अपनी पूंजी उधार देता है, बदले में उसको ब्याज मिलता है। कोई अपना भवन देता है तो बदले में उसको किराया मिलता है। कोई साहसी के रूप में सेवाएं देता है तो उसको लाभ मिलता है। तो ये वस्तु और सेवाओं के प्रवाह को व्यष्टि अर्थशास्त्र बताती है कि किस प्रकार से भूमि, पूंजी, श्रम, प्रबंध और साहस हम व्यवसायिक क्षेत्र को देते हैं, और बदले में व्यवसायिक क्षेत्र हमको भूमि के बदले लगान देता है, पूंजी के बदले लाभ देता है, पूंजी के बदले ब्याज देता है, हमारे साहस के बदले लाभ देता है, प्रबंधन के रूप में हमको वेतन मिलता है। और हम सारा का सारा हम जो पैसा कमा कर लाते हैं वो वस्तु और सेवाओं पर खर्च करते हैं, और व्यवसायिक क्षेत्र में जो भी प्रोडक्शन होता है वो सारा का सारा परिवार में आता है। इस सारी चीज को हम आय के चक्राकार प्रभाव में बहुत आसान अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। इसके अलावा जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं उसका समाधान भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से कर सकते हैं। एक व्यक्ति को कोई काम नहीं मिल रहा है तो वह क्या करेगा, मजदूरी दर कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, तो उसको काम मिल जाएगा। जो भी उसकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं उसका समाधान व्यष्टि
अर्थशास्त्र से कर सकते हैं। एक व्यक्ति ने एक्स फसल उगा ली है, उस फसल को वह मार्केट में बेचना चाहता है, तो उसको किस रेट पर बेचना है, इसका निर्णय भी वो मांग और पूर्ति के माध्यम से डिसाइड कर सकता है। एक किसान के पास बहुत अनाज हो गया, उस अनाज को वह बाजार में कब बेचे कि उसको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, इसका निर्णय भी वह उसके माध्यम से कर सकता है कि जब नई फसल आई है तो अनाज की रेट कम होती है, थोड़े दिनों बाद अनाज की रेट बढ़ जाती है, तो एक बार वह उसको स्टॉक कर ले और जब अनाज की रेट बढ़ जाए तब उसको वो बेचे। तो एक किसान या एक व्यक्ति जो उसकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, कब उसको क्या बोना है, कितना बोना है, कैसे बोना है, कब बेचना है, कैसे उत्पादन का संगठन करना है, ये सारे के सारी समस्याओं का समाधान भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के माध्यम से किया जा सकता है कि उसका ताकि उसका लाभ अधिकतम हो। जो भी कीमत का निर्धारण होता है वो सारा मांग और पूर्ति से डिसाइड होता है। इसी प्रकार से ब्याज दर का निर्धारण होता है, वो भी पूंजी की मांग और पूर्ति से डिसाइड होता है। इसी प्रकार से किसी साधन की मजदूरी दर का निर्धारण करना है तो वह भी मांग और पूर्ति के माध्यम से होता है। तो जितनी भी व्यक्तिगत समस्याएं हैं उनका समाधान करने में भी व्यष्टि अर्थशास्त्र उपयोगी होती है। इसके अलावा देखिए, कोई क्षेत्र विशेष के बारे में नीति निर्धारण करनी है, सरकार पूरे भारत के बारे में नीति करती है तो वो तो समष्टि अर्थशास्त्र का क्षेत्र है, पर एक क्षेत्र विशेष के बारे में कोई नीति का निर्धारण करना है, जैसे सपोज कीजिए कि नाथद्वारा में पर्यटन विकसित करना है, उसके लिए क्या नीति निर्धारण करनी है वो व्यक्तिगत अध्ययन होगा, या एक उदयपुर जिले का विकास स्मार्ट सिटी के रूप में किस प्रकार से करना है, केवल इसी का निर्णय करना है। तो ये जो नीति निर्धारित होगी वह व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित क्षेत्र होगा, क्योंकि हम क्या कहते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें हम व्यक्तिगत निर्णय लेते हैं। तो अगर क्षेत्र विशेष के बारे में हम कोई निर्णय ले रहे हैं, कोई हम केवल राजस्थान के बारे में ले रहे हैं, तो पूरे भारत की तुलना में राजस्थान एक क्षेत्र विशेष है, जैसे हम राजस्थान में रेगिस्तान का विकास कैसे कर सकते हैं, कैसे मरुस्थल को फैलने से रोकना है हमको, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, किस प्रकार से रेगिस्तान के क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाए कि किसानों को लाभ मिले, ये क्षेत्र विशेष के बारे में कोई निर्णय लेना है तो वह निर्णय भी व्यष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित होता है। इसके अलावा आर्थिक कल्याण की जांच करनी हो कि किसी सरकार के प्रोजेक्ट से कितना आर्थिक कल्याण हो रहा है, हम कोई नदी घाटी योजना बनाते हैं, कोई पुल बनाते हैं, कोई रोड बनाते हैं, तो इससे कितना आर्थिक कल्याण हो रहा है, इसकी जांच करने में भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग होता है, क्योंकि ये पूरी अर्थव्यवस्था से रिलेटेड नहीं है, ये क्षेत्र विशेष से रिलेटेड होता है। सरकार की कोई नीति है, मान लीजिए आयड नदी के चारों तरफ सरकार एक पर्यटन क्षेत्र विकसित करना चाहती है और वो रिवर फ्रंट बनाना चाहती है, तो ये क्षेत्र विशेष हो गया। तो इसमें लोगों का कितना कल्याण होगा, कितना आर्थिक कल्याण बढ़ेगा, इसकी जांच करनी हो तो इस सारे आर्थिक कल्याण की जांच भी व्यष्टि अर्थशास्त्र से कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अगर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के उपयोग के बारे में बात करें, महत्व के बारे में बात करें या आवश्यकता के बारे में बात करें, तो मुख्य रूप से 7-8 पॉइंट हम इसमें लिख सकते हैं कि आर्थिक समस्याओं के समग्र अध्ययन में उपयोगी है, वस्तु विशेष की कीमत निर्धारण में उपयोगी है, व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान में उपयोगी है, क्षेत्र विशेष के संदर्भ में कोई नीति निर्धारित करनी हो तो उपयोगी है, आर्थिक कल्याण की हम इसके माध्यम से जांच कर सकते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक समष्टि अर्थशास्त्र का पूरक भी है और ये हमको अंतर व्यक्तिक संबंधों के बारे में भी बताता है, और किसी व्यवसाय के बारे में हमको कोई निर्णय लेना हो कि व्यवसाय को चालू रखना है या बंद करना है या एक बार अल्प समय के लिए बंद करना है, इस सारे के सारे निर्णय लेने में भी हमको व्यष्टि अर्थशास्त्र उपयोगी होता है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो कि अर्थशास्त्र का है, और इसके माध्यम से हम बहुत सारी हमें जानकारी मिलती है। मैं समझता हूँ ये वीडियो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो महत्व है या इसकी उपयोगिता है या इसकी आवश्यकता है, इसकी जानकारी देने में आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। धन्यवाद।